हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज है हमारी वीडियो नंबर 67 और वीडियो नंबर 67 में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेस एंड एफिशिएंट डिमांड। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सेस एंड एफिशिएंट डिमांड। सो गाइस, ये पढ़ने से पहले पुरानी वीडियोस जिसमें हमने पढ़ा है कि एक्चुअल में डिमांड होती क्या है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, ये सारे हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो वाली वीडियो से एक बार देखो। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसी यूनिट उठाई है जिसमें 3 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, वो सब चीजें। सेकंड चैप्टर मनी मल्टीप्लायर, इनकम मल्टीप्लायर क्या होता है, इक्विलिब्रियम कब निकलता है, और थर्ड चैप्टर ये वाला चैप्टर एक्सेस एंड एफिशिएंट डिमांड। तो हम क्या करेंगे, तीनों चैप्टर सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस से ही वीडियो देखना। तो आज हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्सेस एंड एफिशिएंट डिमांड। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस डिमांड। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेस डिमांड। अब इस वर्ड से सबको समझ में आ रहा है कि डिमांड ज्यादा हो गई। एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड ज्यादा हो गई, पर इसको थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, देखो, व्हाट इज एक्सेस डिमांड? It refers to a situation where actual aggregate demand becomes higher। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे actual aggregate demand, actual में कितनी डिमांड हुई, is higher, वो ज्यादा हो गई, किससे? Than the aggregate demand at full employment। अब इस चीज को बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से समझना। हो क्या रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल। देखो, हमने अब तक जो एग्रीगेट डिमांड पढ़ी थी वो क्या थी? प्लान्ड। वो क्या थी? प्लान्ड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? प्लान डिमांड की, हम कितनी डिमांड करने की सोच रहे हैं, ये होती है एग्रीगेट डिमांड। अब समझो, हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, उन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक तो प्लान वाली और एक एक्चुअल वाली। हमने सोचा कि 10 की डिमांड होगी और डिमांड हुई कितने की? 12 की। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखो, इट रेफर्स टू सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हुई कितनी? 12, becomes higher than the aggregate demand। कौन सी वाली? प्लान्ड वाली। हमने कितनी सोची थी? 10 at full employment level। अब ये समझो, full employment level, full employment level इसका मतलब क्या है? full employment level का मतलब, जैसे मैंने सोचा, समझना इस चीज को, कि मैं एक साल में इतनी डिमांड करने वाला हूं, इतनी डिमांड करने वाला। पूरी कंट्री क्या सोचेगी? पूरी कंट्री ने मान लो सोच लिया कि एक साल में इतनी डिमांड होने वाली, एक साल में इतनी डिमांड होने वाली। समझ में आया? तो अब समझो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब कि अगर सब लोग अपनी इच्छा से जितनी चीज ले सकते हैं उतनी लें, सब अपनी श्रद्धा अनुसार जो ले सकते हैं वो लेंगे, तो कितनी डिमांड होने वाली है? 10,000। यानी कि सबने जो जितना खरीद सकता है उसने उतना खरीद लिया। सब लोगों को काम मिल रहा है, सब लोग अगर डिमांड कर रहे हैं तो भी कितनी डिमांड होगी? 10,000। कितनी डिमांड होगी? 10,000। यानी जो काम कर सकता है उसको काम मिल जाए, सब काम कर रहे हैं जो कर सकते हैं, तो भी कितनी डिमांड हमने सोच के चले? 10,000। ये हो गई प्लान। पर हुआ क्या? हुआ ये कि डिमांड हो गई 12,000। हम इंसान है, गलती हो जाती है, हमने प्लान करा 10, वो कितनी गई? 12। सो व्हाट इज एक्सेस डिमांड? एक ऐसी कंडीशन जहां पे प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कम पड़ गई एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड से एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी कि सब काम करते तो भी हमने सोचा कि इतनी होगी, पर अभी हो कितनी गई? इतनी हो गई। हमारी इंडिया में यही काम चल रहा है, बिल्कुल यही चीज चल रही है। डिमांड बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, हम पागलों की तरह डिमांड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, पहले नैनो खरीदी, नैनो के बाद क्विड खरीद ली, फिर स्विफ्ट डिजायर खरीद ली। हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर हम ऑडी खरीदेंगे, मर्सिडीज खरीदेंगे, बीएमडब्ल्यू खरीदेंगे। हम क्या कर रहे हैं? डिमांड करते जा रहे हैं। तो कौन सी कंडीशन है? एक्सेस डिमांड पर। तो देखो, डायग्राम देखना इसका, ये हमारा डायग्राम, ये एग्रीगेट सप्लाई, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट बना दिया। ये एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री पे जा रहा है, ये एग्रीगेट डिमांड, यहां से कट करा, फिर डिमांड क्या हो गई? कम। ये हमने पहले पढ़ लिया। अब देखो, यहां पॉइंट जहां पे मीट करे हमने बोला ई, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। हमने सोचा कि भैया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब देखो ध्यान से,
ये तो थी हमारी प्लान्ड वाली। अब एक्चुअल वाली कितनी हो गई? ये हो गई एक्चुअल वाली एग्रीगेट डिमांड। ये क्या हो गई? एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ई डैश। ये क्या हो गई? एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो कि प्लान से ज्यादा हो गई। समझ रहे हैं इस चीज को ध्यान से? हो क्या है? हमने सोचा इतनी डिमांड और हो कितनी गई? इतनी ज्यादा हो गई। अब देखो कितनी ज्यादा हुई? ये इतना पार्ट ज्यादा हो गया। कितना पार्ट? इतना पार्ट। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। मान लो इसको मैंने दे दिया EF। तो व्हाट इज EF? EF इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। अब बोलोगे इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? तो कई लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है? प्राइस बढ़ जाना। जो हमारी इकोनॉमी में हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। हम सोचते हैं सरकार ये कर रही है, बट एक्चुअल में इसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद। कैसे? हम डिमांड ही इतनी कर रहे हैं, हम इतनी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही। तो क्या करेगी वो? प्राइस बढ़ाएगी, सीधी सी बात है। सो व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? देखो, इट रेफर्स टू द गैप, एक ऐसा गैप बाय विच, एक ऐसा गैप द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल वाली, ये एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड जो हमारी प्लान थी उससे ज्यादा हो गई, रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब वही आ गया कि सब काम करते तो भी हमने सोचा कि इतनी डिमांड हो जाएगी, यहां पे हो जाएगा काम, पर हुआ क्या? नहीं, हमने इतनी ज्यादा डिमांड कर दी कि हम यहां पहुंच गए। यहां पहुंचने का मतलब एक गैप बन गया, जो सोचा था और जो हुआ उसमें एक गैप बन गया। उस गैप का नाम क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप। समझ में आया क्या होता है इन्फ्लेशनरी गैप? एक ऐसा गैप जिससे एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड हो गई प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से। समझ में आया पूरा कंसेप्ट कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? अब हम देखते हैं कि एक्सेस डिमांड होने की वजह से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है और उसके क्या क्या रीजंस है। ठीक है, देखें कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से डिमांड बढ़ती है। अभी बोर्ड में देखो, अभी क्या करेंगे? हम सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि डिमांड क्यों बढ़ रही है। मार्केट में एक्सेस डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, बहुत भयंकर डिमांड हो रही है। क्यों हो रही है डिमांड? सोचो, खुद सोचो कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की कंडीशन आ रही है, तो क्यों आ रही है? सोचो, पहला रीजन राइजिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमने पिछले वीडियो में देखा है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, कि मैं कितना कंज्यूम करना चाहता हूं। तो पहला रीजन क्या है? राइजिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि मेरे कंजम्पशन का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, मैं ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं। जब ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगा। सीधी सी बात है, अगर मैं कोई चीज ज्यादा खाऊंगा तो ज्यादा बननी भी तो चाहिए। यानी कि अगर मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन करने की इच्छा बढ़ेगी, ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, रिडक्शन इन टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिडक्शन इन टैक्स। ध्यान समझ रहा है इस चीज को। अगर टैक्स कम होगा, अगर मान लो ऐसे मान लो मेरी इनकम 10 रुपए, जिस पे से मुझे 3 रुपए टैक्स देना पड़ता है, तो मैं 7 रुपए ही मेरे पास बचता है। अगर टैक्स कम हो गया, टैक्स 1 रुपए हो गया, तो मेरे पास बचेंगे कितने? 9। कितने बच गए? 9। तो कंजम्पशन भी क्या करूंगा मैं? ज्यादा करूंगा। तो जैसे ही टैक्स बढ़ा, मैंने कंजम्पशन क्या कर दिया? कम। और जैसे ही टैक्स कम हुआ, मैंने कंजम्पशन क्या कर दिया? ज्यादा। नेक्स्ट, फॉल इन इंपोर्ट्स। अब इंपोर्ट्स क्या होता है सबको पता है, जिनको नहीं पता उसको। इंपोर्ट्स का मतलब वो सामान जो इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, वो सामान जो बाहर के देशों में बन रहा है और इंडिया के अंदर आ रहा है, दैट इज इंपोर्ट्स। अब समझो, फॉल इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स बंद हो गए या कम हो गए, यानी बाहर से जो सामान आता है वो कम हो गया। अब सिंपल सी बात है, अगर बाहर से सामान आना कम हो गया तो जो डिमांड हम कर रहे थे वो किनके ऊपर आ जाएगी? लोकल प्रोड्यूसर्स। जो सामान हम मांग रहे थे जब बाहर से नहीं आया तो बनाने की जिम्मेदारी किस पे आ गई? हमारे इंडिया के लोगों पे, लोकल प्रोड्यूसर्स पे। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? डिमांड
बढ़ गए। इसका अपोजिट राइज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब इंडिया का सामान जो बाहर जाता है। अब सीधी सी बात है, अगर यहां का बना हुआ सामान सारा बाहर चला जाएगा तो यहां के लोगों के लिए हमें और सामान बनाना पड़ेगा ना, तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, बढ़ रही है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये सबको पता है कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कहीं करा, मैं पैसा सेव नहीं कर रहा, सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, कहीं ना कहीं लगा रहा हूं, तो मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा, रिटर्न के लिए। इन्वेस्ट क्यों करूंगा, रिटर्न के लिए। सो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो मैं सामने से रिटर्न भी चाहता हूं, तो यानी कि ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ गई। लास्ट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो समझो, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। खर्चा करने का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट नए नए प्रोजेक्ट्स ला रही है, नए नए डैम बना रही है, रोड बना रही है, बिल्डिंग बना रही है। अब इससे क्या हुआ, जब लोगों ने, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए मजदूर चाहिए ना, और जब मजदूर लगे तो उनको पैसा भी मिलेगा, वेजेस मिलेंगे ना मजदूरों को। जब मजदूरों को वेजेस मिले तो उन्होंने क्या करा, मार्केट में जाके वो पैसा खर्च करा और कोई सामान लेके आ गए। यानी कि जैसे ही गवर्नमेंट ने नए नए प्रोजेक्ट्स लाए तो क्या हुआ, लोगों को अर्निंग मिली, और जैसे उनके पास पैसा आया उन्होंने पैसा खर्च करना चालू कर दिया, डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। समझे? तो ये हमारे रीजंस हैं जिनकी वजह से डिमांड बढ़ती है। समझ गए? अब देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या उठाते हैं, इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड का मतलब कि अगर हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, ये हमारा डायग्राम का देखो, ये हमारा डायग्राम चल रहा था एक्सेस डिमांड का, कि सप्लाई यानी हमारी डिमांड इतनी होनी चाहिए थी, पर वो कितनी गई, इतनी। ये जो पुरानी वाली है, जो प्लान्ड वाली है, इस ई का मतलब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अभी भी समझ रहा है आपने, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यानी सब काम करेंगे तो इतनी डिमांड होगी। अब डिमांड हो कितनी गई, इतनी, ई डैश। तो क्या करा जाए, इससे कहां कहां इंपैक्ट पड़ेगा, किन किन चीजों में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तीन चीजें उठाइए। पहली, इफेक्ट ऑन आउटपुट। आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब सोचो, डिमांड बहुत ज्यादा है, भयंकर डिमांड हो गई, तो प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। सब बोलेंगे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, पर प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या, नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा प्रोडक्शन, समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पॉइंट पे जो हमने ई की बात की थी, जो हमारा प्लान था, उसमें हमने क्या बोला था कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब सब काम कर रहे हैं तो 10,000 की डिमांड हुई। अब समझो इस चीज को, अब डिमांड 12 की हो गई तो काम तो पहले ही कर रहे सारे के सारे, कोई बेरोजगार तो है ही नहीं, तो हम आउटपुट कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो 10,000 है वो क्या है, वो मैक्सिमम है, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते कितना भी कर लो, क्योंकि 10,000 का मतलब ये वाला प्लान्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सब काम कर रहे, तो हमारे आउटपुट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ सकता। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ई पॉइंट पे, प्लान्ड वाले पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, सबको काम मिल गया, तो भी इतनी डिमांड, इतना ही आउटपुट बन सकता है। अब 12,000 बन रहा है तो हम क्या करें, काम तो पहले ही कर रहे हैं सारे के सारे, तो एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। अब जनरल प्राइस लेवल का मतलब वही चीज हम देखते हैं कि सब चीजें महंगी हो गई या सब चीजें सस्ती हो गई। तब से देखो, अगर डिमांड बढ़ रही है, मांगने वाले बहुत आ रहे हैं, सप्लाई लिमिटेड है, तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, जनरल प्राइस लेवल को बढ़ा देगी, जो कि आज हो रहा है, जो कि आज हो रहा है। क्या हो रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं, सब बोलते हैं ना चीजें महंगी हो गई यार, पहले सस्ती थी। क्यों हुई, हमारी वजह से। क्यों, क्योंकि हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट पूरी फोर्स लगा रही है, फिर भी हमारी डिमांड कहीं खत्म ही नहीं हो रही, तो क्या करेगी गवर्नमेंट को, मजबूरन जनरल प्राइस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। जनरल प्राइस लेवल कोई एक कमोडिटी का प्राइस नहीं है, ये जनरली सब चीजों का प्राइस है। हम कह रहे हैं ना सारी चीजें महंगी हो रही है, तो वो क्या है, जनरल प्राइस। समझ में आया कि एक्सेस डिमांड पे कहां का इंपैक्ट पड़ेगा, आउटपुट पे नो इंपैक्ट, एम्प्लॉयमेंट पे नो इंपैक्ट,
बट जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेस डिमांड की बात, समझ में आया। अभी हमने देखा कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, क्यों होती है, और उसके होने से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। अभी हमने देख लिया कि व्हाट इज एक्सेस डिमांड, क्यों होती है, रीजन उसके पढ़ लिए, और उससे क्या इंपैक्ट आता है वो भी पढ़ लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं, इसका उल्टा, डेफिशिएंट डिमांड। इसका जस्ट उल्टा, डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, इसके अपोजिट, कि मैंने क्या सोचा कि डिमांड होगी 10,000, डिमांड कितनी होगी 10,000, और उसके हिसाब से काम चालू कर दिया। पर जब डिमांड हुई वो कितनी रह गई, 8,000। कितनी रह गई डिमांड, 8,000। यानी मैंने प्लान करा कि 10,000 होने वाला है और हुआ कितना, सिर्फ 8,000। तो वो क्या हो गया, डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड कम हो गई। सो व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि एक्चुअल डिमांड कम पड़ गई हमने जो सोचा था उससे। हमने सोचा था कि सब काम करेंगे तो 10,000 की डिमांड हो जाएगी, पर एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड हुई कितनी, 8,000 की। कितनी हुई, 8,000 की। दैट इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड। डायग्राम देखो, जैसे हमने उसका बनाया था एक्सिस का, सेम ये एडी प्लांट वाली है, एक्चुअली बनाए, ये एडी एक्चुअल वाली, दिस इज एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। कहां मीट कर रही है, E1 पर। हमने सोचा इतनी होगी पर हुई कितनी, सिर्फ इतनी। डिफरेंस देखें, ये हो गया हमारा डिफरेंस। EF, व्हाट इज EF, वहां पे था इन्फ्लेशनरी गैप, यहां पे क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप। यहां पे क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप। सो डेफिशिएंट डिमांड गिव राइज टू डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप आ गया। क्या है डिफ्लेशनरी गैप, देखो, इट रेफर्स टू द गैप, एक ऐसा गैप बाय विच द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड 8,000 वाली फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड 10,000 टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए जितनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई। सो दैट इज डिफ्लेशनरी गैप, की डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। हमने 10 सोची थी, वही कितनी, ठीक है। सो जैसे हमने उसके पढ़े थे डेफिशिएंट डिमांड को में भी पढ़ेंगे, जैसे हमने एक्सेस डिमांड के पढ़े थे, रीजन क्या होते हैं, क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, वैसे ही डेफिशिएंट डिमांड में भी व्हाट आर द रीजन एंड व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब हम वो पढ़ते हैं। देख लिया हमने कि डेफिशिएंट डिमांड क्या है, क्यों डिमांड कम होती है, रीजन पता है इसके। जैसे हमने एक्सेस के रीजन पढ़ लिए सारे कि डिमांड क्यों बढ़ती है, किस लिए बढ़ती है, और डिमांड के बढ़ने की वजह से किन किन चीजों पे इंपैक्ट आता है। सेम वही काम करते हैं डेफिशिएंट के साथ, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज उल्टा। वहां बढ़ा तो यहां कम तो वहां बढ़ा, सेम एडजस्ट कर बोले। देखो, रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड, क्यों होती है डेफिशिएंट डिमांड, हमने वहां पढ़ा था राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम ज्यादा कंजम्पशन करने लग गए इसलिए डिमांड ज्यादा हुई। अब हम बात कर रहे हैं कि डिमांड कम क्यों है, क्यों, फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारा कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया, सिंपल। इंक्रीज इन टैक्स, हमारा टैक्स बढ़ गया, जो 10 में से 1 रुपए टैक्स का जाता था और 9 रुपए हम कंज्यूम करते थे, अब टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा के 3 रुपए कर दिया, तो हम कंजम्पशन कितना कर पाएंगे, 7 का। ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिमांड कम करनी पड़ी। राइज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट बढ़ गए, बहुत सारे लोगों ने इंडिया में लाके सामान बेचना चालू कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है डिमांड ऑटोमेटिकली, सामान बहुत आ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। नेक्स्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट, जो सामान यहां से बाहर जाता था वो जाना कम हो गया, तब जो सामान बना हुआ है बाहर जाने के लिए वो भी इंडिया में चलेगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या है हमारी, कम है और सामान ज्यादा है। आगे बढ़ो, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम करने लग गए, हम सारा पैसा सेव करने लग गए, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो गई, कम। ये सेम वही है जो हमने एक्सेल में पढ़ा था, उसका जस्ट अपोजिट है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग या डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने क्या करा, अपने एक्सपेंडिचर कम करने लगे,
जहां जरूरत नहीं है वहां रोडें नहीं बनाई, तो उससे क्या हुआ, फालतू में लोगों के पास मनी नहीं आई, और जब मनी नहीं आई तो खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंपैक्ट्स। अब ये समझना बहुत ध्यान से समझना, इंपैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डिमांड कम है, हमने सोचा 10,000 और हुई 8,000। 10,000 जब सब काम करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट, सब काम करेंगे तो 10,000 की होनी चाहिए, है कितनी, 8,000 की। हमने सोचा था ना कि यहां आएंगे, ये डेफिशिएंट डिमांड आएगा, और रहेगा गए हम यहीं पीछे ही छूट गए, तो क्या करें, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहला इंपैक्ट ऑन आउटपुट या इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब सोचो, ध्यान से सोचो, हमने 10,000 के हिसाब से सामान बना लिया और डिमांड कितने की हुई, 8,000। कितने की हुई, 8,000 की, तो 2,000 का सामान फालतू रह गया, 2,000 का सामान फालतू पड़ा हुआ रह गया। तो अगली बार हम क्या करेंगे, थोड़ा कम बनाएंगे, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सिंपल है यार, कुछ भी अलग नहीं है, दिमाग का खेल है, सब यही है। नेक्स्ट देखो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, समझो, हमने सोचा सब काम करेंगे तो 10,000 की डिमांड होगी, अभी डिमांड कितनी है, 8,000 की, तो क्या करो, लोगों को काम पे लगाओ। 8,000 की डिमांड है, मतलब लोग हैं जो काम नहीं कर रहे, उनको काम पे लगाओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करना पड़ेगा क्या, नहीं, समझो बात को, मेरी यहां में आनी मिलानी, इधर प्रैक्टिकल पे आओ, देखो क्या हो रहा है, समझना। समझा, देखो हमने सोचा कि सब काम करेंगे तो 10,000 का आउटपुट बन जाएगा। कितने का आउटपुट बन जाएगा, 10,000 का, पर हमारी कंट्री को सिर्फ 8,000 ही चाहिए। हमारी कंट्री को कितना चाहिए, सिर्फ 8,000। तो हमें मजबूरन लोगों को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। बात प्रैक्टिकली समझो, जो सिखाया जाता है उसमें भी दिमाग अपना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि नकल में भी अकल चाहिए, तो अकल लगाओ। क्या होगा एम्प्लॉयमेंट पे, हमें मजबूरन एम्प्लॉयमेंट को कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम इतना सामान बना रहे हैं जिसकी खपत ही नहीं हो रही, तो क्या करना पड़ेगा, मजबूरन एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करना पड़ेगा। लास्ट देखो इफेक्ट ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, खरीदने वाले बहुत कम है और बेचने वाले बहुत है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, चीजें सस्ती होने लगेगी। जनरल प्राइस लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ में आया। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड क्यों होती है, उससे क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, ये सब हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हम पढ़ेंगे एक्सेस और डेफिसिट, इन डिमांडों को कंट्रोल कैसे करा जाता है, हम कैसे अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। एट लास्ट ये क्या है, ये मेरी बुक है जो मैंने खुद ने लिखी है। जिन लोगों को वीडियो से समझ में आ रहा है वो इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। ये बुक खरीदने के लिए मुझे कांटेक्ट करो, मेरा कांटेक्ट नंबर 7690041256। आई रिपीट 7690041256 विद व्हाट्सएप और नॉर्मल कॉल। आप कैसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है या बुरी है आप लोगों पर डिपेंड करता है, ये इन्हीं वीडियोस के थ्रू बनाई हुई है। सो गाइस, इफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स से समझ में आ रहा है तो इस बुक को जरूर ट्राई करना। फॉर मैक्रो एंड फॉर माइक्रो बोथ के लिए अवेलेबल है। टिल देन कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।